व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे एग्जाम में आपको घुमाया जाता है। क्वेश्चंस वही है, पूछने का तरीका अलग होगा। तो इस वीडियो से आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे पूछे जाते हैं, ये भी समझ में आएगा कि कैसे आंसर्स लिखने हैं। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों के लिए काफी यूजफुल सीरीज चल रही होगी और बहुत सारा आपको आइडिया हो रहा होगा। अच्छा, एक चीज और, इस पर्टिकुलर यूनिट के एमसीक्यूज में आपको अलग से कराऊंगा। तो आज हम लोग सिर्फ बड़े क्वेश्चंस देखने वाले हैं, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 6 मार्कर्स, राइट। तो यूनिट 2 के क्वेश्चंस चालू करते हैं। जल्दी से कॉपी पेन ले आओ, लिख लेना, स्क्रीनशॉट्स ले लेना और इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी हम लोग सबसे पहले सवाल के साथ। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 इसलिए लिखा है क्योंकि इससे पहले कुछ एमसीक्यूज थे, बट मुझे लगा कि 13 एमसीक्यूज आर नॉट इनफ, उसमें और एमसीक्यूज डलेंगे। तो मैं कंप्लीट करा के ये सीरीज फिर आपको एग्जाम से पहले तो मुझे एमसीक्यूज कराने ही हैं सारे, तो वहां पे कवर कर दूंगा। तो आप आराम से इसको समझो। देखो, सबसे पहला सवाल हमारे पास इस तरीके का आ जाता है। एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 हैज रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट 6% of the GDP must be spent on education. How far India has been able to achieve the said goal? अब देखो बच्चे, क्वेश्चन वही है जहां पे हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा, तो वहां पे हमें पढ़ाया गया है, मैंने आपको खुद पढ़ाया है कि एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने खर्चा नहीं करा। 6% गवर्नमेंट बोल के चलता है बट खर्च करता है मैक्सिमम 4%। तो डायरेक्टली ना पूछ के इस तरीके से इनडायरेक्टली सवाल आपसे पूछ सकता है, आंसर आपको वही लिखना है ना। तो कैसे लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया हैज बीन अ वोफुल फेलियर। देखो वर्ड्स कितने अच्छे आपको यूज करने हैं इस तरीके से। वोफुल फेलियर का मतलब बहुत ही बुरे तरीके से फेल हुआ है। The fact of the matter is, in 1952, we were spending just 0.6% of our GDP on education. मात्र 0.6%. That rose to 4% in 2014. जो बढ़ के कितना परसेंट तक हो गया? 4% तक हो गया। लेकिन जो गवर्नमेंट का प्रॉमिस था 6% तक का, उस पे हम आज तक बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हुआ ही नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है? This has fallen well short of the 6% target as proposed in 1964. Moreover, throughout this period the increase in education has not been uniform. जो खर्चा हुआ है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। एंड देयर हैज बीन इर्रेगुलर राइज एंड फॉल। अब इससे क्या समझ में आता है हमें, फिर वो बोलेंगे हम लोग। दिस शोज दैट अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, दिस शोज दैट अपैथी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। इसका मतलब सरकार बिल्कुल भी एजुकेशन सेक्टर की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत कम खर्च कर रहे हैं। वन कैन इमेजिन इफ द रिकमेंडेड 6% वुड हैव बीन स्पेंट। अगर 6% यूज हो गया होता तो फिर आज का एजुकेशन सिस्टम कुछ अलग ही होता। तो ये बेसिक हम इस तरीके से आंसर प्रेजेंट करते हैं। अब आपको एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखना है, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कितना अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं, है ना। पहले डेटा को डिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद ये बता दिया कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कम था, अगर हो गया होता तो कितना बेहतर होता। तो ऐसा आंसर लिखोगे ना, पूरे नंबर मिलने हैं, कोई तुम्हें पूरे नंबर लेने से नहीं रोक सकता। समझ गए? चलो भाई, दूसरा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, एनलिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मर्स ने क्या क्या समस्याएं फेस करी, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब ये आपने चैलेंजेस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग में पढ़ा है ना, वो ही आपको लिखने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे, इन द इनिशियल ईयर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज अ लेसर यील्ड एज कंपेयर टू मॉडर्न फार्मिंग। तो क्या होता है? कंपैरेटिवली कम प्रोडक्शन होता है, राइट, क्योंकि वहां पे तो यार केमिकल्स यूज करे जा रहे हैं। ऑर्गेनिक में सब कुछ ऑर्गेनिक इनपुट से होना है, तो प्रोडक्शन तो कम होगा, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन इसमें बहुत जल्दी से नहीं हो पाता। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनिक फार्मिंग फेसेस प्रॉब्लम्स ऑफ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मार्केटिंग फैसिलिटीज नहीं है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैज शॉर्टन शेल्फ लाइफ, जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का वो कम है, जल्दी से खराब हो जाता है, तो क्विकली बेचना है। अब अगर आपका नहीं बिका तो फिर वो लॉस है। उसके बाद क्या है? द चॉइस इन द प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप्स इज क्वाइट लिमिटेड। ऑर्गेनिक फार्मिंग से ऑफ सीजन क्रॉप्स काफी कम होती हैं, तो बस आप सीजनल ही कर सकते हो, ऑफ सीजन में आपको काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस तरीके से आप 4 मार्क्स में 4 पॉइंट्स लिख के आओगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है।
डिस्कस द रोल प्लेड बाय हॉर्टिकल्चर इन द डायरेक्शन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, हॉर्टिकल्चर ने क्या रोल प्ले करा है। अब देखो बच्चे एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि हॉर्टिकल्चर डिफाइन करने के लिए आएगा, डिफाइन तो करना ही है लेकिन उसका रोल भी साथ साथ कि हॉर्टिकल्चर से क्या क्या फायदा हुआ है वो भी बताना है। तो क्या लिखा है, इन रूरल इंडिया हॉर्टिकल्चर प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन to the rural population. It also addresses the problem of unemployment. अब देखो यहाँ पे दो पॉइंटर्स लिख दिए हमने शुरू में ही। सबसे पहला, रूरल एरियाज में फूड न्यूट्रिशन कौन पहुंचा रहा है, हॉर्टिकल्चर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में मेनली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, हनी, इन सब की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन तो यहीं से जा रहा है। दूसरा, बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी है, सिर्फ व्हीट राइस से एम्प्लॉयमेंट तो नहीं होगा, तो ये एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी है। जो प्रॉब्लम मेन डिस्गाइज्ड और सीजनल की थी वो इसने सॉल्व करा है। उसके साथ साथ बहुत सारी हॉर्टिकल्चर ने इकोनॉमिक कंडीशन भी फार्मर्स की बेटर करी है, यानी पैसा भी कमा पा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स भी बेटर हुआ है। सच एक्टिविटीज हैव बिकम अ ल्यूक्रेटिव सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मेनी विमेन इन रूरल एरिया। बहुत सारी विमेन का पार्टिसिपेशन इसके अंदर है, तो विमेन्स के लिए भी बहुत अच्छा एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ लिवलीहुड हॉर्टिकल्चर बन के आया है। और सिर्फ हॉर्टिकल्चर ही नहीं, अदर जितनी भी नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं, चाहे वो फिशरीज हो, है ना, चाहे वो डेयरिंग हो, किसी भी तरीके की एक्टिविटी, एनिमल हस्बेंड्री हो, ये सब बहुत अच्छा सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, लिवलीहुड बन के आया है हमारे पास रूरल एरियाज में, मेन एज वेल एज विमेन दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, देखो अगला सवाल, द प्राइम मिनिस्टर अर्ज्ड टू इंक्रीज द रूरल इनकम बाय इंक्रीजिंग द नॉन फार्म एक्टिविटीज। अब देखो इसने किस तरीके से स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलना बेटा इंडियन इको से, डायरेक्ट क्वेश्चन प्लीज एक्सपेक्ट मत करना, डायरेक्ट क्वेश्चन कम रहेंगे, इस तरीके से आएगा। देखो सवाल वही है, बस स्टेटमेंट बना के दे दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज करा कि रूरल इनकम कैसे बढ़ेगी, बाय इंक्रीजिंग द नॉन फार्म एक्टिविटीज। एक्सप्लेन हाउ नॉन फार्म एक्टिविटीज कैन लीड टू राइज इन इनकम। कैसे नॉन फार्म एक्टिविटीज से इनकम बढ़ सकती है, तो हम क्या बोलेंगे भैया, हम बोलेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज जैसे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, हैंडलूम, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये सारी छोटी छोटी नॉन फार्म एक्टिविटीज ही तो है ना। दे प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज फॉर सस्टेनेबल लिवलीहुड, क्योंकि फार्मिंग फिर से एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, तो उससे अदर आपके लिए ये अच्छे ऑप्शंस हमेशा से रहे हैं, राइट। And may raise the level of income as the risk due to fluctuation in production and market price is generally less. इनके अंदर जो fluctuations का risk है, प्रोडक्शन का जो रिस्क है, क्योंकि ये सिर्फ पानी पे डिपेंडेंट तो नहीं है ना। अब एग्रीकल्चर तो मेनली हमारे यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट है, इरिगेशन पे। अच्छा इरिगेशन होगा, अच्छा पानी की व्यवस्था होगी, रेनफॉल होगा तो बढ़िया एग्रीकल्चर हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें फ्लक्चुएशंस कम होते हैं, डिमांड सप्लाई इसका यूजुअली कांस्टेंट रहता है और मार्केट प्राइसेस गिरने का चांस भी कम रहता है। ठीक है, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन, सीजनल है, एंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन्स बहुत डिफिकल्ट होता है टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबलाइज इनकम। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर हैज अर्ज्ड अप्रोप्रिएटली द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स ऑफ द रूरल इंडिया। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी कर रहे हो, अपने पॉइंट्स भी लिख रहे हो, उसका बेनिफिट्स भी बता रहे हो, और आपको पूरे मार्क्स इस पे मिलने हैं। सही है, चलो भाई, आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिल रही होगी कि किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सही है ना, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से आपको तैयार करना है। अगला देखो, विक्टर इज एबल टू गेट वर्क ओनली फॉर 2 hours इन अ डे। विक्टर को काम मिलता है सिर्फ 2 घंटे का एक दिन में, ओनली फॉर 2 hours इन अ डे। रेस्ट ऑफ द डे ही इज लुकिंग फॉर वर्क, इज ही अनएम्प्लॉयड, क्या वो अनएम्प्लॉयड है। अब देखो काम तो है उसके पास, तो अनएम्प्लॉयड तो नहीं है ना, एम्प्लॉयड तो है। हाँ वो अलग बात है कि बहुत कम काम कर रहा है, अंडर एम्प्लॉयड बोल सकता हूँ, बट स्टिल अनएम्प्लॉयड नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स कुड बी अ पर्सन्स लाइक विक्टर बी डूइंग, क्या क्या उसको मिल सकता है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नो, विक्टर इज नॉट अनएम्प्लॉयड। सबसे पहले तो ये लिखना है, विक्टर अनएम्प्लॉयड नहीं है। फिर अगले पेज पे आ जाना, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट unemployed persons is the one who is not able to get employment of even 1 hour in half a day। ठीक है, अनएम्प्लॉयड कौन है, जो हाफ अ डे में कम से कम 1 घंटे का काम भी नहीं कर पा रहा, तो वो अनएम्प्लॉयड है। एज विक्टर इज गेटिंग वर्क ही इज नॉट अनएम्प्लॉयड। विक्टर क्या कर सकता है, कैजुअल वर्कर है, एंड वुड बी डूइंग टेम्परेरी जॉब्स, टेम्परेरी जॉब्स भी वो कर सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है व्हाई आर द रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज मोर इन अर्बन एरियाज देन इन रूरल एरियाज। अब देखो क्या सवाल पूछा कि जो रेगुलर सैलरी वाले एम्प्लॉइज हैं वो अर्बन एरियाज में क्यों ज्यादा है, रूरल एरियाज में क्यों कम है। रेगुलर कौन से होते हैं, देखो वर्कर्स कौन कौन से थे, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड, है ना। अब हायर्ड में भी कौन कौन से थे, कैजुअल और रेगुलर। ये बोल रहा है कि अर्बन एरियाज में रेगुलर ज्यादा है, ऐसे कैसे, क्योंकि देखो अर्बन एरियाज में जितनी भी जॉब्स है ना वो ज्यादातर स्किल ओरिएंटेड है, एजुकेशन ओरिएंटेड है, और स्किल और एजुकेशन एज कंपेयर टू रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में ज्यादा है। दैट इज व्हाई यहाँ पे जो जॉब्स हैं, जो रेगुलर जॉब्स हैं वो भी कंपैरेटिवली ज्यादा है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज आर मोर in urban areas because urban people have a variety of employment opportunities ज़्यादा होती हैं due to their educational attainments and skills. Moreover, the nature of the work is different. Urban areas में nature of the work अलग होता है and enterprise require workers on a regular basis. Enterprises को जितने भी workers चाहिए वो सब regular basis पे चाहिए. On the other hand, only 13% of the rural people are engaged as regular salaried employees due to illiteracy एंड लैक ऑफ स्किल्स। अब देखो रूरल एरियाज में क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो इलिटरेसी बहुत ज्यादा है और लैक ऑफ स्किल्स भी वहां पे प्रिवेल करता है, ठीक है। आओ भाई नेक्स्ट क्या है, अब देखो टेबल वाला क्वेश्चन, कंपेयर एंड एनालाइज द विमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशो इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। आओ जी, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में हमें विमेन का वर्कर पॉपुलेशन रेशो देखना है, ठीक है। रूरल एरियाज में विमेन कितना परसेंट है, 17.5%, अर्बन एरियाज में 14.2%, और ओवरऑल जो विमेन का रेशो है जनरली वो 16.5% है वर्कर्स में, ठीक है। अब देखो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे द डेटा गिवन इन द टेबल रिवील्स दैट women constitute 16.5% ऑफ द टोटल वर्कर पॉपुलेशन। इसका मतलब सबसे पहले तो हम टोटल में बता देंगे कि जब हम टोटल वर्कर्स को देखते हैं तो उसमें विमेन 16.5% पाई जाती हैं। आगे क्या आएगा, द नंबर ऑफ विमेन वर्कर्स रूरल एरियाज में 17.5 है और अर्बन एरियाज में 14.2 है, तो हम बोलेंगे कि रूरल एरियाज में ज्यादा है और अर्बन एरियाज में कम है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है बच्चों की हमारे पास रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर पे ज्यादातर फैमिलीज डिपेंडेंट होती हैं, राइट, और एग्रीकल्चर एक पुराने समय से फैमिली बिजनेस के तरीके से देखा जाता है, तो पूरी पूरी फैमिलीज उसमें एंगेज्ड होकर काम करती है। दूसरा, पॉवर्टी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जहां पे ज्यादा लोगों को काम करना पड़ता है, राइट, और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी हमें देखने को मिलता है फार्मिंग में, इसीलिए हमें पता नहीं चलता है। तो क्या लिखा है देखो, ड्यू टू एब्जेक्ट पॉवर्टी बहुत ज्यादा होने की वजह से रूरल विमेन आर कंपेल्ड टू वर्क मोर देन द अर्बन काउंटर पार्ट्स। बहुत ज्यादा पॉवर्टी की वजह से और एग्रीकल्चर की वजह से, ठीक है, और जॉइंट फैमिलीज होने की वजह से रूरल एरियाज में हम देखते हैं कि विमेन ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। ये आप जाके आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है जी। आओ भाई नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो अगला सवाल आ रहा है, रिसेंटली इंडियंस हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस एंड कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू द एनवायरमेंट। अब देखो एनवायरमेंट से कैसा सवाल पूछा, डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपसे पूछेगा पॉपुलेशन पॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर दो, लैंड पॉल्यूशन बता दो, ऐसा नहीं है। तो एनवायरमेंट से या तो इस तरीके का सवाल आएगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच छोड़ के हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच अपनाई हर जगह, हम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, जिस वजह से एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है ना भाई। ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी हमारी, वहाँ पे हम एनवायरमेंट का ध्यान रखते थे, पर्यावरण का ध्यान रखते थे, लेकिन आजकल मॉडर्न अप्रोच में सबके दिमाग में बस एक ही चीज़ है, पैसा बनाओ किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखा जा रहा, ये बोल रहा है। आगे बोल रहा है एक्सप्लेन, आप बताओ कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सवाल बच्चों आएगा ही आएगा, बड़े अच्छे तरीके से करके जाना इसको, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, द गिवन स्टेटमेंट इज क्वाइट एप्रोप्रिएट। जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। इंडियन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस वर एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो पहली प्रैक्टिसेस थी वो एनवायरमेंट फ्रेंडली थी, और वर्कड एज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सिस्टम एंड नॉट इट्स कंट्रोलर। वो कॉम्प्लीमेंट करती थी सिस्टम को, ना कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम, पुराना हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम,
हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, वो सारे के सारे एनवायरमेंट फ्रेंडली होते थे। द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस क्या यूज करते थे, क्यों एनवायरमेंट फ्रेंडली होते थे? दे यूज नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करते थे, नेचुरल प्रोसेसेस को यूज करते थे, जो मोर और लेस फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स होते थे। उस वजह से हम लोग बोलते हैं कि जब हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस यूज करेंगे तो हम साइड इफेक्ट से बचेंगे, हम हेल्दियर एंड गुड फूड कंज्यूम करेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, राइट उसके साथ साथ हम एनवायरमेंट को भी हार्म नहीं करेंगे। आगे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल बाय अडॉप्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स वी कैन कंजर्व द रिसोर्सेज एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एक्सीड्स द रेट ऑफ रीजनरेशन, इसका मतलब जितनी तेजी से आप रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जितनी तेजी से आप उसको यूज कर रहे हो, वो ज्यादा हो जाए रीजनरेशन से। रीजनरेशन का क्या मतलब होता है कि रिसोर्स रीजनरेट नहीं हो पा रहा। लेट सपोज रिसोर्स रीजनरेट तो हो रहा है 20 रिसोर्सेज, लेट सपोज रीजनरेट हो रहे हैं 20 यूनिट्स ले लो, और आपको चाहिए 25 यूनिट्स, आप 25 यूनिट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, रीजनरेट हो पा रही है बस 20, तो नेगेटिव में जा रहा है आपका एनवायरमेंट सारा का सारा, दिक्कत हो जाएगी, ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा बिल्कुल। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इट लीड्स टू रिडक्शन इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। डिस्कस द रैशनेल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजंस। तो क्या लिखा है इसने, द एनवायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस सो लॉन्ग एज द डिमांड फॉर दीज फंक्शंस इज विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। ये बोला जा रहा है कि तब तक एनवायरमेंट अच्छे से फंक्शन कर पाएगा जब तक जो डिमांड है रिसोर्सेज की वो कैरिंग कैपेसिटी के अंदर अंदर रहेगी। मतलब आप इतनी डिमांड कर रहे हो जितना एनवायरमेंट बहुत आराम से दोबारा रिन्यू कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है, आप उतना ही डिमांड कर रहे हो, राइट। दिस मीन दैट रिसोर्सेज आर नॉट एक्सट्रैक्टेड बियॉन्ड द रेट ऑफ देयर रीजनरेशन। इफ देयर इज डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम शब्द यूज कर सकते हो बच्चों। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब अगर ये डिसबैलेंस हो गई चीज, ज्यादा डिमांड होने लगी, ज्यादा एक्सट्रैक्शन होने लगा, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, देन एनवायरमेंट फेल्स टू रिप्लेनिश, एनवायरमेंट अपने आप को रिप्लेनिश नहीं कर पाएगा, एंड इट विल लीड टू एनवायरमेंटल क्राइसिस, बहुत सारी क्राइसिस हो जाएंगी। देयरफॉर टू मेंटेन अ हेल्दी एनवायरमेंट, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट इज टू बी वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। इसीलिए हमें ध्यान रखना है और एनवायरमेंट के बारे में सोच के बहुत ध्यान से रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, अगला सवाल आ रहा है बच्चों, Stimulating the public mode of transportation may lead to promote sustainable development. Explain. बिल्कुल सही है। अगर आप पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे तो उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। कैसे? देखो, सबसे पहले तो फ्यूल की सेविंग होगी, है ना। अगर 30 लोग चल रहे हैं 30 गाड़ियों पे तो कितना फ्यूल लग रहा है, वहीं एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बस पे चलेगा, एक ट्रेन पे चलेगा, तो कितना फ्यूल सेव हुआ। दूसरी बात, वो 30 की 30 गाड़ियां पॉल्यूशन करेंगी, यहाँ पे एक ही बस चलेगी तो कंपैरेटिवली पॉल्यूशन भी कम होगा। तो आप एनवायरनमेंट को कितना अच्छे से प्रिजर्व भी कर रहे हो, आपका काम भी हो रहा है और आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्सेज को यूज भी कर रहे हो, यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो क्या लिखा है देखो, व्हेन पीपल यूज पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड में बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, दिस में रिड्यूस एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन कम होगा, एंड इट में इकोनॉमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज लीडिंग टू प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अगला सवाल क्या आता है बच्चों, देखो ये आ जाता है, पेस्टिसाइड्स क्या है। पेस्टिसाइड्स आर केमिकल कंपाउंड्स डिजाइन टू किल पेस्ट, है ना। जितने भी पेस्टिसाइड्स केमिकल से बनते हैं उनका मकसद होता है पेस्ट को किल करना। मेनी पेस्टिसाइड्स कैन ऑल्सो पोज हेल्थ रिस्क। अब देखो, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे तो प्लांट पे भी लगेगा, प्लांट के अंदर भी जाएगा, अब हम लोग उसको अगर कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए कितना डेंजरस है, राइट। इवन इफ इट एक्सपोज टू नॉमिनल क्वांटिटीज। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट आप सजेस्ट करो 2 ट्रेडिशनल मेथड्स जिसमें हम रिप्लेस कर पाए पेस्टिसाइड्स को। तो पेस्टिसाइड्स की जगह हम क्या यूज करें, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बताओ, आप बोल तो रहे हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, आपको हेल्दी ऑर्गेनिक फार्मिंग चाहिए, तो पेस्टिसाइड यूज मत करो केमिकल वाले, तो भैया यूज क्या करें, 2 अल्टरनेटिव दे दो। तो सबसे पहले हम बोलेंगे नीम ट्रीज। क्या अल्टरनेटिव है, एक तो नीम ट्रीज जो हैं, नीम के पेड़ जो हैं और उसके बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर होते हैं। इवन नीम अगर हम लोग भी कंज्यूम करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है, बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो नीम और उसके जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर्स हैं जो काफी समय से यूज होते आ रहे हैं।
रिसेंटली द गवर्नमेंट प्रमोटेड सेल ऑफ नीम कोटेड यूरिया एंड अ मेजर ऑफ नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरा बोल रहा है कि जो बर्ड्स होती हैं, अगर उन बर्ड्स को अलाउ किया जाएगा तो बर्ड्स बहुत सारे जो पेस्ट हैं उनको अपने आप ही कंज्यूम कर लेंगी, और वो भी एक नेचुरल वे है पेस्ट कंट्रोल का। लार्ज वेराइटी ऑफ बर्ड शुड बी अलाउड टू ड्वेल अराउंड द एग्रीकल्चरल एरिया, दे कैन क्लियर लार्ज वेराइटी ऑफ पेस्ट इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स। ठीक है जी, परफेक्ट। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस तरीके के काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप पिक्चर के लिए मैं पहले भी आपको ये सजेस्ट कर चुका हूं और मैं अब भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो ओजोन डिप्लीशन हो, चाहे वो सॉइल इरोजन हो, आप कृपया करके अपने एग्जाम डे से पहले, या एग्जाम डे को छोड़ो आज ही, उन सबको गूगल पे लिखना, इमेजेस पे जाना और सारी इमेजेस नजर दौड़ा लेना कि कौन कौन सी इमेज किसकी है, क्योंकि इमेज वहीं से आनी है। तो जब आप इमेजेस देख के जाओगे ना, आपके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा और आप बड़ी आसानी से लिख पाओगे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया कि इसको देखो और इंटरप्रेट करो, तो अब देखो इसको देख के हमें क्या पता लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है ये, है ना, कि जो एवरेज टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऊपर लिखा हुआ है वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये हमारे ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए, है ना। तो देखो क्या आंसर आएगा इसका। The given image indicates towards the environmental challenge of global warming। फिर global warming को define कर दो। Global warming is a gradual increase in the average temperature of Earth lower atmosphere as a result in increase in greenhouse gases। ठीक है। The statement given we are running out of time, act now before it's too late, represents the urgency of actions to be taken। ये बोला जा रहा है कि हमें अर्जेंसी, फटाफट से क्विकली एक्शंस लेने पड़ेंगे, नहीं तो हमारे लिए काफी देर हो जाएगी। वेरियस स्टडीज हैव शोन दैट ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग राइज इन सी लेवल, लॉस ऑफ कोस्टल लैंड, इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ फ्लड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये, जितनी भी चीजें हम लोग देखते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो इस तरीके की चीजें आपको बड़े ध्यान से प्रिपेयर करनी है। अब मैंने आपको दिखाया सारे के सारे क्वेश्चंस यूनिट नंबर 2 में से ही थे, अलग अलग चैप्टर्स से थे, आसान थे, आपने सब पढ़े हुए हैं, लेकिन कैसे लिखना है, कैसे समझना है, ये मैटर करेगा बच्चों। इंडियन इको बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको सबका मतलब पता होना चाहिए, सबके बारे में पता होना चाहिए, और आप आसानी से लिख के आ पाओगे अगर आपने इसको एक प्रॉपर वे में स्टडी करा है। मैं पूरी तैयारी कराऊंगा आपकी, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। हर तरीके का सवाल, चाहे वो एमसीक्यू हो, पिक्चर बेस्ड हो, रीजन असर्शन हो, एवरीथिंग जीएनजी सीरीज में जैसे आपने रिवीजन करा है उसी तरीके से शानदार तरीके से आपको हर चीज मिलेगी और आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। बस आप पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना और डेली बेसिस पे ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। ऑलराइट, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। कल मैं यूनिट 1 के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अपने आप में, बहुत शानदार तरीके से आपको देखने हैं, समझने हैं और तैयार करने हैं। तो कल उनको करते हैं। और फिजिकल एजुकेशन का भी 5 चैप्टर्स हो गए आई गेस, आज 5 बचे हैं, वो भी फटाफट हम लोग कर लेंगे और प्रिपरेशन पूरी रखेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।